झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग फाइनल एग्ज़ाम 2023 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स यानी गणित पेपर का पेडागोजी का कंप्लीट और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी देंगे ग्रुप बी के लिए। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो कल आपका जो मैथ्स पेपर होगा एग्ज़ाम वो बहुत हद तक आपकी तैयारी हो जाएगी और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, इस वीडियो में आपको ज़्यादा समय भी नहीं देना है, सिर्फ आपको 30 से 40 मिनट के इस वीडियो में आपको कंप्लीट सब कुछ डिटेल्स में क्लास दी जाएगी। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को आज का स्पेशल क्लास लेके आया है मैथमेटिक्स कल के लिए, कल की तैयारी के लिए। तो अगर आप इस वीडियो को एक या दो बार देख लेते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगा, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। इस सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इतना की कर सकते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिएगा और हो सके तो हमारी तरफ से आपको फॉलो बैक भी दिया जाएगा ताकि एग्जाम के बाद भी आप हमसे जुड़े रहें और हम आपसे जुड़े रहें। तो चलिए, झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की जिस तरह से हर बार की तरह इस बार भी सेशन 2021-23 की तैयारी कराया गया तो बहुत हद तक हमारी तैयारी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि चाहे फाउंडेशन पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3, पेपर 4, हिंदी पेपर और आपका इंग्लिश पेपर, सभी में हमारे द्वारा सजेस्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे नोट्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हुआ और मुझे बहुत खुशी भी हुई। इसी तरह आप लोगों को आगे भी हमारी तरफ से गाइडेंस मिलता रहेगा। तो मैथमेटिक्स पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है चलिए बताते हैं। उससे पहले आपको इसका पैटर्न समझा देते हैं कि पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, मैथ जो पेपर होगा उसमें आपको सेक्शन ए में या तो एक या फिर दो, ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपको कंपलसरी, एक नंबर जो क्वेश्चन रहेगा तो कंपलसरी लिखना ही होगा, जिसको पेडागोजी यानी 3 से 4 पेज आपको आंसर में लिखना है, या आप तो 2 क्वेश्चन भी दे सकता है। साथ ही आपको कुछ मैथमेटिक्स सॉल्यूशन देगा जिसमें सॉल्यूशन आपको बनाना पड़ेगा, कुछ सॉल्यूशन आपको खुद से बनाना होगा, जैसे आपको 3 या तो 4 क्वेश्चन। तो इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन यही है कि अगर पेडागोजी सेक्शन से एक क्वेश्चन आता है तो फिर आपको मैथमेटिक्स सॉल्यूशन से आपको 4 क्वेश्चन आएगा, और अगर पेडागोजी सेक्शन से 2 क्वेश्चन आता है तो इसका आपका मैथमेटिक्स सॉल्यूशन से 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग पैटर्न समझ गए। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप साइंस और सोशल साइंस पेपर का अभी भी अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं और नए स्टूडेंट्स हैं तो साइंस और सोशल साइंस पेपर का कंप्लीट आपको कंटेंट प्लस इंपॉर्टेंट कंटेंट प्लस आपको पेडागोजी दोनों नोट्स मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा 9110 9115 52, इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिएगा, आपको सोशल साइंस और साइंस का पेपर मिल जाएगा, उसका डिटेल्स और नोट्स भी। तो आज का जो पहला क्लास है, ठीक है, वो पहला टॉपिक है, वो है गणित शिक्षण का अर्थ, परिभाषा एवं उद्देश्य, मीनिंग, डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इतना रिक्वेस्ट है। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपकी तैयारी कल के लिए बेहतरीन हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गणित शिक्षण का अर्थ, फिर उसका डेफिनेशन और फिर उसका पर्पस यानी उद्देश्य। गणित शब्द बहुत प्राचीन शब्द है तथा वैदिक साहित्य में इसका बहुत आयत से उपयोग किया गया है। गणित शब्द का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित मैथमेटिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द मैथेमा से हुई है, जिसका अर्थ है शिक्षा का विषय। ठीक है, तो आपको मीनिंग में यही लिखना है कि गणित जो शब्द है वो अपने आप में एक बहुत प्राचीन और इसका वैदिक साहित्य में भी बहुत मात्रा में प्रयोग होता था। गणित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? वह है शास्त्र, वह शास्त्र जिसमें गणना की प्रधानता हो। गणित जिसका इंग्लिश नाम है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स जो शब्द है वो एक ग्रीक लैंग्वेज मैथेमा वर्ड से हुई है और इसका अर्थ है शिक्षा का विषय। ठीक है, इस तरह से आपको ये पॉइंट याद रखना है। गणित विषय का प्रारंभ गिनती से ही हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है। गणित सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। गणित संख्या, आकार, डेटा, माप और तार्किक गतिविधियों का विषय है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैथ में होता क्या है, उसमें आपको नंबर दिखेगा, उसमें आपको आकार, आकृति, डेटा, माप और बहुत सारी तार्किक यानी लॉजिकल आपको थ्योरी उसमें देखने को मिलेगा। हमारे जीवन के
हर क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा दायरा है। अगर आपने डेली लाइफ में बात की जाए, अगर हमारे जीवन की बात की जाए, तो हर किसी के जीवन में मैथमेटिक्स का उपयोग जरूर होता है। जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, वित्त, प्राकृतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि में गणित का बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी एक गणितीय दुनिया से घिरे हुए हैं। इस तरह से आपको आंसर में लिखना है, मीनिंग अगर गणित का मीनिंग अगर लिखने के लिए आता है तो ठीक है। गणित का सीधा अर्थ है सीखना या अध्ययन करना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर गणित का सीधा अर्थ बताया जाए तो क्या होगा कि सीखना या अध्ययन करना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। और इसका जो ग्रीक लैंग्वेज मैथेमा से भी हुई है, तो मैथेमा का भी मतलब होता है शिक्षा का विषय। तो गणित में दिए गए सिद्धांत और अवधारणाएं हमें एकेडमिक के साथ साथ वास्तविक जीवन स्थितियों में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को समझने और हल करने में मदद करती है। यानी अगर गणित की शिक्षा दी जाती है तो गणित के माध्यम से क्या होगा, ना सिर्फ हम स्कूल स्तर पर बल्कि स्कूल के साथ साथ हम अपने समाज, अपने परिवार और अपने जीवन में भी इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करते हैं और कर सकते हैं। तो अब गणित शिक्षण की कुछ परिभाषाएं, तो कम से कम आपको 2 डेफिनेशन तो जरूर ध्यान में रखना है। पहला, हम यहाँ पे आपको टोटल जितना भी गणित की परिभाषा दिया सब कुछ बताएंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है ना, तो यहाँ पे गॉस, गिब्स और बेकन का याद रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम पाँचों बताते हैं। गैलीलियो का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप पहला पॉइंट में रखिएगा। तो गैलीलियो ने गणित की परिभाषा कैसे दी है, चलिए बताते हैं। गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत के ब्रह्मांड को लिख दिया है। लॉक का क्या कहना है, तो लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित हो जाती है। अगला, गॉस के अनुसार गणित की परिभाषा क्या है, तो गणित की परिभाषा है कि गणित विज्ञान की रानी है। तो बहुत ये याद रहेगा, गॉस का क्या कहना है गणित को लेकर कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है। और गिब्स का क्या कहना है, तो गिब्स का कहना है गणित एक भाषा है, यानी मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज। किसका कहना है, तो गिब्स का कहना है। इसके अलावा बेकन के अनुसार क्या है, तो बेकन का कहना है कि गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं कुंजी है। यानी जितने भी विज्ञान है, ठीक है, सभी विज्ञानों का मेन गेट और चाबी अगर है तो गणित है, ये कहना है बेकन के अनुसार। तो पांचों इंटरेस्टिंग आपका डेफिनेशन है, बस पांचों आपको यहाँ पे जितने भी विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक है, इनका नाम याद रखना है आपको। अब आते हैं मेन को एक और क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ये आंसर आपको हम बता रहे हैं। साथ ही अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि गणित शिक्षण का महत्व या गणित शिक्षण की आवश्यकता, तो सेम आंसर होगा। ये इसमें आप लोगों को घबराने की नहीं है, ना ही कन्फ्यूजन होना है। गणित का अगर उद्देश्य आपको समझ में आ गया, अगर आपको इसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप गणित का महत्व पूछे या गणित का आवश्यकता पूछे, कैसे भी करके पूछेगा, आपको इसी पॉइंट के माध्यम से लिखना है जो आपको समझा रहे हैं। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा गया है। इसका 3 उद्देश्य है। पहला, गणित शिक्षण का सांस्कृतिक उद्देश्य। दूसरा, गणित शिक्षण का अनुशासन उद्देश्य। और तीसरा, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गणित शिक्षण का व्यावहारिक उद्देश्य। तो चलिए एक एक करके समझाते हैं। पॉइंट नंबर 1, गणित शिक्षण का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है। तो गणित शिक्षण का सांस्कृतिक उद्देश्य में आता है, गणित का एक मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों में कुछ सामान्य आदतों को बनाना होता है। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से बालकों में तर्क शक्ति का विकास सबसे अधिक होती है। देखिए, आप सभी भी जानते हैं कि गणित या मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस बच्चे में इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है तार्किक होता है, यानी लॉजिकल रूप से उसका माइंड जो है डेवलप होते हैं। इसलिए मानसिक रूप से ये क्या करते हैं कि तार्किक बौद्धिक का शक्ति का विकास करते हैं। स्कूल में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है बालकों की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, ना कि केवल तथ्यों को याद करना। यानी गणित आप याद करके नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको लॉजिकल, आपका मेंटली पूरी तरीके से डेवलप होना चाहिए, तभी आप मैथमेटिक्स में जो है अच्छा कर सकते हैं। ये आप भी जानते हैं, बस इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। तो ये रहा केवल
एक मिनट। केवल गणित का एक अच्छा जानने वाला वही होता है जो दैनिक जीवन में उसके सिद्धांतों का प्रयोग कर सके। गणित पढ़ाने में विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है। गणित में तर्क शक्ति के विकास हेतु उसकी स्पष्टता, शुद्धता, परिणामों की वास्तविकता, मूलतः तर्क शक्ति का परिणाम आवश्यक है। तो इस तरह से गणित शिक्षण का ये सांस्कृतिक उद्देश्य हुआ। ठीक है, अब आते हैं कि गणित शिक्षण के माध्यम से अनुशासनिक उद्देश्य की पूर्ति कैसे होती है। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य भी है अनुशासन बनाए रखना और बच्चों में अनुशासनिक जो उद्देश्य है इसका विकास भी करते हैं। जैसे इस उद्देश्य से हमारा मतलब है मानसिक अनुशासन से। गणित के पढ़ने से बालकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। किसी भी विषय में सीखी बातें तथा सिद्धांतों का प्रयोग सदैव जीवन में होता रहता है। यदि गणित अभ्यास से एक अनुशासन प्रिय, एक बुद्धिमान तथा चतुर विद्यार्थी बन गए हैं तो इस बात का प्रमाण देता है कि गणित विषय से बालकों में किस प्रकार अनुशासन पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस तरह का ज्ञान उसको अन्य विषयों में सहायता प्रदान करता है। इस तरह विद्यार्थी अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में एक आवश्यक व्यवहार करता है तथा उसमें अनुशासन की भावना जागृत हो जाती है। गणित शिक्षण के उद्देश्य में अनुशासन एक विशेष स्थान रखता है। तो क्या है कि अगर एक बच्चे को गणित शिक्षण दी जाती है तो इसके माध्यम से उनमें एक अनुशासन प्रियता आ जाती है, उनमें बौद्धिक और मानसिक विकास इतना हो जाता है कि बच्चे जो है अनुशासनिक दृष्टि से वो मजबूत हो जाते हैं। तो इस तरह से गणित शिक्षण का एक उद्देश्य हुआ आपका अनुशासनिक उद्देश्य। तीसरा है इंपॉर्टेंट गणित शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्य, और आपको इसी तरह से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है अगर इसका उद्देश्य या महत्व पूछना है। बस आपको महत्व आएगा तो महत्व के हिसाब से आप अपना जो है सेंस लगा के उस आंसर को बना सकते हैं। तो गणित शिक्षण के व्यवहारिक उद्देश्य, गणित का व्यवहारिक उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी आधुनिक सभ्यता के आधार पे गणित ही है। देखिए, सबसे पहले बात, व्यावहारिक उद्देश्य मतलब हो गया कि आप व्यवहार में गणित का प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। चाहे आप किसी दुकान में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे गणना भी आना चाहिए। आपको वहाँ पे नोट अगर आपको देना है तो नोट देना पड़ेगा। यानी हर जगह लाइफ के हर पॉइंट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे गणित आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आप किसी घर का निर्माण कर रहे हैं या घर के निर्माण होते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पे भी देखिएगा कि वहाँ पे जो है जो मिस्त्री होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, उस बिल्डिंग का नक्शा बनाते हैं, उस बिल्डिंग का आधार बनाते हैं और फिर उस घर का पूरा डिजाइन तैयार करके घर बनाने शुरू करते हैं। तो गणित शिक्षण का व्यावहारिक उद्देश्य है बहुत। इन आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है। विज्ञान की खोज के कारण हमारे जीवन पर बहुत बड़ा जो है प्रभाव पड़ा है। इन खोजों के पीछे गणित के सिद्धांत हैं। बिना गणित के विज्ञान की खोजों में सफलता मिलना असंभव है। प्रत्येक व्यावहारिक कार्य में जैसे नापने, तौलने आदि का बोध गणित के ज्ञान द्वारा ही संभव है। हम दैनिक जीवन में मकान बनाते हैं, कपड़े बनवाते हैं, जूते पहनते हैं, इन सभी कार्यों में गणित का ज्ञान आवश्यक है। यानी व्यावहारिक दृष्टि से गणित शिक्षण का उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। एक बिना पढ़ा लिखा किसान भी यह जानता है कि एक एकड़ भूमि में कितनी खाद पड़ेगी, कितना बीज डाला जाएगा और कितनी उपज होगी। सभी लोग प्रतिदिन गणित के अंकों तथा सिद्धांतों का प्रयोग जरूर करते हैं। यही है गणित का व्यावहारिक उद्देश्य। तो चलिए, व्यावहारिक उद्देश्य यानी उद्देश्य बता दिए। अब एक क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन सबसे जो अभी तक आप लोग को बता दिए जो अर्थ, महत्व, उद्देश्य जो भी है वो सारा इंपॉर्टेंट है। और ये भी आपको बताएंगे। तो टोटल आपको सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक्स का क्लास देंगे आज, और 3 टॉपिक्स से ही आपको जो है कल गणित का पेपर क्लियर होने की संभावना रहेगी। लेकिन साथ में जो लास्ट टॉपिक नंबर 4 होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी टिप्स होगा जो आपके लिए बहुत कामगार होगा, ठीक है। तो बस बार बार एक ही रिक्वेस्ट है, लगभग 1000 स्टूडेंट वीडियो को देखते हैं। जैसे कल के लाइव हिंदी वीडियो की बात की जाए तो लगभग 4000 प्लस हो चुका है। 4000 में से लगभग सिर्फ 50 ही इंस्टाग्राम में हमें फॉलो आया है। तो आप लोगों से के साथ एग्जाम के बाद भी जुड़े रहने के लिए ही आप लोगों को फॉलो करने बोल रहे हैं। तो इंस्टाग्राम में लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नीचे देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम में। हमें फॉलो कर लीजिए, आपको फॉलो बैक किया जाएगा जितनी संभावना हो सकती है। तो गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर और विस्तार से वर्णन करें।
देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अगर इस क्वेश्चन को आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो विज्ञान की तैयारी भी आपका हो जाएगा। कैसे? क्योंकि विज्ञान में भी सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि विज्ञान में न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। तो न्यूनतम अधिगम स्तर, ये इसको बोला जाता है MLM, यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, MLL बोला जाता है। तो चलिए MLL के बारे में यानी न्यूनतम अधिगम स्तर के बारे में आपको समझाते हैं विस्तार से। तो न्यूनतम अधिगम स्तर को मोटे तौर पर अगर आपको क्लास स्टार्ट होने से पहले बता देते हैं कि जो न्यूनतम अधिगम स्तर कि कोई बच्चा अगर 3 क्लास में है तो 3 क्लास तक उसको जो नॉलेज होना चाहिए मैथमेटिक्स का या विज्ञान का, वो हो रहा है कि नहीं। अगर कोई बच्चा 6 क्लास में है तो 6 क्लास में एक बच्चा को जितना मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जितना पढ़ना चाहिए, जितना उसको जानकारी होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विज्ञान में ज्ञान होना चाहिए, वो उतना सक रहा है कि नहीं, इस चीज़ को देखना ही न्यूनतम अधिगम स्तर है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए। चलिए आप इसको डिटेल्स में क्लास देते हैं। तो गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर यानी कि मिनिमम, इसको बोला जाता है MLL यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को इतनी जानकारी और समझ अवश्य होनी चाहिए जिससे वो अंकीय और स्थानिक समस्या को शीघ्र एवं शुद्धता से हल कर सके। प्राथमिक स्तर पर गणित में ऐसे क्रियाशीलन अवश्य होना चाहिए जो आधारभूत गणितीय प्रयोग को भौतिक एवं तत्कालीन पर्यावरण से प्राप्त अनुभव द्वारा सीखने में सहायक हो। यानी न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब ये हो गया कि जो प्राइमरी के बच्चे हैं तो उसको प्राइमरी में जितना नॉलेज होना चाहिए वो उसके अंदर आ जाना चाहिए और अपने वातावरण, अपने आसपास उन सभी चीज़ों को अनुभव प्राप्त करके सीख सके। तो गणित में न्यूनतम अधिगम स्तर का डिटेल्स इस तरह से है। प्राथमिक स्तर पर गणित समस्याओं को उपयुक्त गति एवं शुद्धता से हल करने की योग्यता पैदा करना है। इससे बच्चे अपने घर, विद्यालय एवं समुदाय में गणित संबंधी समस्याओं का सामना अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 3 क्लास का बच्चा है, अब उसको 10 रुपये दिया गया है और उसको जो है दुकान गया और एक जो है कोई 5 रुपये का चॉकलेट खरीदा, तो उसको वापस 5 रुपये भी मिलना चाहिए। तो अगर वो उस बच्चे को अगर ये ज्ञान है, नॉलेज है कि हमें 5 रुपये वापस मिलेगा तो दुकान से मांगेगा। अगर उसको नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेगा, वो जैसे ही चॉकलेट देगा, चॉकलेट लेके घर आ जाएगा, पैसा वापस नहीं लेगा। तो ये क्या है, बच्चों में इतनी नॉलेज होना चाहिए कि वो किस क्लास में है और उस क्लास तक उसको नॉलेज है कि नहीं। यही है न्यूनतम अधिगम स्तर और ये होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। ठीक है, यानी वो उसका स्तर जितना है कम से कम न्यूनतम उतना नॉलेज होना चाहिए, मैक्सिमम तो जितना हो सके। ठीक है, एक बच्चे में जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ज़्यादा बेटर, लेकिन न्यूनतम कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम इतना कि वो अपने स्तर की चीज़ों को ज्ञान हो सके। तो गणित शिक्षण द्वारा बच्चों में निम्नलिखित क्षमताएं विकसित होना चाहिए। ठीक है, अब न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत बच्चों में कौन कौन सा होना चाहिए न्यूनतम अधिगम स्तर, चलिए बताते हैं। पहला, उपयुक्त गति और शुद्धतापूर्वक गणना कर सकना, यानी उनको इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो सही सही गणना कर सके। ठीक है। दूसरा, मौखिक कथनों को संकेतों में व्यक्त कर सके। तीसरा, सही संकेतों का उपयोग कर सके। रेखा चित्र के रूप में गणितीय तथ्य आदि को समझ बनाना। मान लीजिए त्रिभुज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चों में कोई भी आकार जब उसके सामने त्रिभुज का कोई आकार रखेंगे तो वो उसको समझ आना चाहिए कि ये इसका नाम जो है ये किस आकार का है, तो ये त्रिभुज आकार है। अगर उसके सामने वर्ग के आकार का रखे तो उसको समझ आना चाहिए कि ये वर्ग के आकार है। अगर मान लीजिए कि किसी के घर में अलमारी है, बच्चा अलमारी को देख रहा है, लेकिन अलमारी कैसे होता है, मैक्सिमम आयताकार होते हैं, तो उसको आ जाना चाहिए कि ये जो अलमारी का आकार है वो आयताकार है। तो इस तरह से आपको तैयारी और बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर लाना है। दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने में गणितीय नियमों, तथ्य एवं कुशलताओं का उपयोग कर सकना, ये रहा। अब क्षमताओं का निर्धारण एवं विकास। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए मुख्य गणितीय तथ्यों, नियमों, प्रक्रियाओं आदि को निम्नलिखित 5 अधिगम क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। तो जो प्राथमिक लेवल के बच्चे हैं उनके लिए कौन कौन सी क्षमता का विकास होना चाहिए और इसके लिए क्या निर्धारण किया गया है, तो टोटल 5 क्या है। पहला है पूर्ण संख्या और संख्याओं का समझ सकना, यानी प्राइमरी के बच्चे को कम से कम न्यूनतम अधिगम स्तर ये होना चाहिए कि पूर्ण संख्या के बारे में और संख्याओं के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। दूसरा, पूर्ण संख्याओं के साथ साथ जोड़, घटाव, गुना और भाग की संक्रिया कर सकना, यानी ये जोड़, गुना, भाग, घटाव जितनी सारी चीज़ है ये चारों चीज़ को आना चाहिए। तीसरा, माप के मानक मात्रक जैसे मुद्रा,
समय, लंबाई, वजन, धारिता, इन सभी चीज़ों के बारे में भी नॉलेज हो जाना चाहिए प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर। भिन्न दशमलव और प्रतिशत का प्रयोग कर सकना, आसपास उपलब्ध ज्यामितीय आकृतियों और उनका स्थान विशेष से संबंध समय जो सीखना। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताते हैं, अगर आपको यहाँ पे गणित के बारे में बता रहे हैं ना, तो सेम आंसर आपका किस में होगा, विज्ञान में होगा। लेकिन वहाँ क्या होगा, थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जैसे मैथ है, मैथमेटिक्स के बारे में बता रहा है, यानी गणित के बारे में बता रहा है, वहाँ पे बस आपको सब चेंज करना है और कुछ अंदर का पॉइंट है उसको अपना सेंस लगा के उसको जो है चेंज कर देना है। तो ये रहा। ठीक है, बाकी यहाँ पे गणित विषय की पूर्व तैयारी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आ जाए एग्जाम में तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये रहा क्लास। अब आगे जो हम लोग क्लास करेंगे वो है गणित शिक्षण की विधियाँ, और ये ही है सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि गणित में तो बहुत सारे मेथड है, लेकिन टोटल आपको 5 मेथड के बारे में कंप्लीट क्लास देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सा 5 कल के लिए करके जाना है, यही 5 आपके लिए कल काम आने वाले हैं। मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह से आप लोगों का फाउंडेशन पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 और हिंदी इंग्लिश में हमारी तरफ से सजेस्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तैयारी कराया गया, मैराथन क्लास करवाया गया और साथ ही नोट्स के माध्यम से जो तैयारी करवाया गया, बेहतर तैयारी हुआ है और बाकी पेपर का भी आप लोग आसानी से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, गणित शिक्षण में टोटल आपको 5 विधि के बारे में बताएंगे और इन 5 विधि को एकदम पूरा करके जाइएगा। दूसरी बात, अगर आप ये 5 विधि कर लेते हैं ना, तो आपका साइंस और सोशल साइंस का भी तैयारी हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी ये 5 विधि आपको पूछा जाता है कोई ना कोई। तो आपका एक ही क्लास में देखिए साइंस और सोशल साइंस का भी तैयारी हो जाएगा। बाकी साइंस और सोशल साइंस का अलग से सबको, अगर आप नोट्स चाहते हैं तो 9110 91 15 52 जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, 9110 91 15 52 हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको साइंस और सोशल साइंस का कंप्लीट नोट्स मिलेगा, ज़्यादा नहीं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के कम से कम फी रखा गया है, आप ले सकते हैं, जिससे आप लोग साइंस और सोशल साइंस की तैयारी आसान हो जाएगा। तो गणित शिक्षण की विधियाँ, पहला है ह्यूरिस्टिक विधि, दूसरा है ह्यूरिस्टिक विधि जिसका दूसरा नाम है अन्वेषण विधि, या इसको खोज विधि भी कहा जाता है। यानी जो खोज विधि है वही अन्वेषण विधि और वही ह्यूरिस्टिक विधि। दूसरा है समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और तीसरा है आगमन और निगमन विधि। ठीक है, तीसरा। चौथा है संश्लेषण विधि और संश्लेषण और विश्लेषण विधि, और 5वां है खेल विधि। तो इसका कंप्लीट क्लास देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर देखिएगा। ठीक, चलिए तो एक एक करके सबसे पहले आप लोगों का बहुत सारा मेथड है, देखिए और भी मेथड है आपको, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पे जो प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि है ना, ये आपको काम आएगा साइंस पेपर में। और जैसे यहाँ पे देखिए व्याख्या विधि है, प्रयोजन विधि है और यूनिट मेथड है, तो ये सब आपको सोशल साइंस में काम आएगा। तो उसका अलग से हम फिर वीडियो क्लास लाएंगे आप लोगों को, मैराथन क्लास। तो साइंस और सोशल साइंस के नोट्स के साथ साथ आपको क्लास भी दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आगमन विधि के बारे में बात करेंगे, आगमन और निगमन। तो आगमन विधि का कंप्लीट, उसके बाद निगमन विधि का भी कंप्लीट क्लास। आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, अर्थ और स्वरूप। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक काम करेंगे, आप क्लास जो देंगे ना, आपको पूरा कंप्लीट एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पूरा समझा देंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में वीडियो के लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे, वो जरूर आप लोग सुनिएगा। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से विभिन्न उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण तथा ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम अथवा सिद्धांत निकालते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आगमन विधि में होता क्या है कि इसमें जितने भी कोई भी अगर टॉपिक को क्लियर करना है तो उसके लिए उसके सामने कुछ उदाहरण दी जाती है, और इसीलिए इस विधि को जो है इस विधि में होता क्या है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात मतलब क्या है, उसके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत की जाती है और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद उसको फिर लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकाल के फिर उसके सामने एक थ्योरी दी जाती है या एक सिद्धांत दी जाती है या एक नियम दी जाती है। तो इसी नियम को, इसी विधि को बोला जाता है आगमन विधि, जिसमें पहले बच्चों के सामने उदाहरण प्रस्तुत की जाती है, फिर नियमों का निर्माण होते हैं।
तो ये रहा आगमन विधि के पद। तो सबसे पहले होता क्या है, उदाहरणों की प्रस्तुतिकरण। इस सोपान में बालकों के सामने एक ही प्रकार के अनोखे उदाहरण प्रस्तुत की जाती है। क्या बताया अभी आपको कि बालकों के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और उस उदाहरण के फलस्वरूप बालकों में क्या करते हैं कि उसको सॉल्यूशन करके फिर उसका एक सिद्धांत, एक नियम बनाया जाता है। दूसरा, उस उदाहरण को करने के बाद, जो उदाहरण प्रस्तुत की गई है उसके बाद होता क्या है कि विश्लेषण की जाती है। ऐसे सोपान में प्रस्तुत किए हुए उदाहरणों का बालकों से निरीक्षण कराया जाता है और फिर शिक्षक बालकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है और अंत में उन्हें उदाहरणों में से सामान्य तत्व की खोज करके एक ही परिणाम पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित की जाती है। यानी बालकों के सामने पहले उदाहरण रख दिया जाएगा और फिर इसके बाद उसके सामने विश्लेषण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया जाएगा। और फिर तीसरा क्या होगा कि सामान्यीकरण, यानी जो विश्लेषण के फलस्वरूप टीचर के सामने आया, बालकों के सामने आया, उसका एक सामान्य नियम बना दी जाएगी। और फिर परीक्षण, यानी इस सोपान में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों के विभिन्न उदाहरण द्वारा परीक्षा की जाती है। यानी जो उदाहरण के बाद, विश्लेषण के बाद जो सामान्य नियम बनाया गया, उसके बाद इसका फिर क्या किया जाता है, टेस्ट की जाती है, यानी परीक्षण की जाती है। अब आगमन विधि के गुण और दोषों को भी देख लीजिए। तो आगमन विधि के पहले गुण, आगमन विधि द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान के खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, यानी नए नए ज्ञान की खोज होती है। यह प्रशिक्षण उन्हें जीवन में नए नए तथ्यों की खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता रहता है। अतः विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर तथा सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों तथा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। इससे वे सक्रिय तथा प्रसन्न रहते हैं। ज्ञान अर्जन के लिए उनकी रुचि निरंतर बनी रहती है एवं उनमें रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित हो जाते हैं। आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम एवं स्वयं निकाल लेते हैं। इससे उनका मानसिक विकास सफलतापूर्वक हो जाता है। यानी बच्चों के सामने जब उदाहरण देंगे तो उसको नियम बनाने दी जाती है, तो इससे बच्चों में मानसिक विकास भी होते हैं। इस विधि द्वारा प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्वयं बालकों का खोजा हुआ ज्ञान है, यानी खोज विधि का तरह की एक ज्ञान है। अतः ऐसा ज्ञान उनके मस्तिष्क का अस्थायी अंग बन जाता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे स्थायी अंग बन जाता होगा। यह विधि व्यावहारिक जीवन के लिए अत्यंत लाभप्रद है। अतः यह विधि एक प्राकृतिक विधि है। अब इस विधि के कुछ दोष भी है, जैसे इस विधि के द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। यानी इसमें बहुत ज़्यादा जो है दिमाग लगाना पड़ेगा और साथ ही इसमें समय का भी ये होगा। ठीक है, जो है नुकसान होगा। इसीलिए इस विधि में समय ज़्यादा, नुकसान नहीं, मतलब इस विधि में समय ज़्यादा लगता है, ये है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ को अगर बच्चे को सिखा रहा है, अगर वो चीज़ 5 मिनट में सीख रहा है और उसी 5 मिनट को कोई चीज़ ऐसा करके सिखा रहा है कि 1 घंटा लग रहा है, तो इसमें क्या है, समय अधिक लग रहा है। तो ये चीज़ होता है। दूसरा, यह विधि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है। इसका प्रयोग केवल और केवल बड़े और बुद्धिमान बालक ही कर सकते हैं। यानी सामान्य और मंदबुद्धि बालक इसको थोड़ा सा मुश्किल होगा। सामान्य बुद्धि वाले बालक तो प्राय प्रतिभाशाली बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियमों को आंख मीच कर स्वीकार कर लेते हैं। इसका दोष क्या है कि क्लास में इस तरह से उदाहरण बनाएगा, कोई नियम बना दिया, तो जो सामान्य बच्चे होंगे या जो थोड़ा सा उससे भी कमजोर होंगे, तो क्या होगा कि इससे बच्चा जो है उसी को मान लेगा। जो बुद्धिमान या प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका ही नियम को मान लेता है। आगमन विधि द्वारा सीखते हुए यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उन्हें सत्य की ओर लाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगमन विधि द्वारा केवल सामान्य नियमों की खोज ही की जा सकती है। अतः इस विधि द्वारा प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है। इसके द्वारा खोजे हुए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि आवश्यक है। आगमन विधि ही एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज की जा सकती है। इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय यह आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरण तथा प्रश्नों का प्रयोग बालकों के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए करे कि उसकी नवीन ज्ञान को सीखने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहेगी। अब आगमन विधि के बाद उसी का दूसरा है निगमन विधि। तो निगमन विधि, अगर आगमन विधि और निगमन विधि में या तो उसका इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है या तो उसका अंतर भी। तो अंतर भी आप लोगों को हम दिखाते हैं, अंतर भी। तो अगर आप दोनों को क्लास कर लेते हैं ना, तो इसी में अंतर आप लोगों को समझ में आ जाए होगा। ठीक है, आ जाएगा। तो निगमन विधि जिसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, और इसमें क्या है,
निगमन विधि वह विधि है जिसमें एक विशिष्ट नियम एवं सूत्र बच्चों को बताकर विभिन्न उदाहरणों से उसका प्रयोग, उसकी सत्यता की जांच की जाती है। यानी जैसे आगमन विधि में क्या था आपका कि उदाहरण देकर बच्चों के सामने नियम बनाने की बात की जाती है, लेकिन निगमन विधि में क्या है, ऑलरेडी इसको जो है एक फॉर्मूला दी जाती है और उस फॉर्मूला के आधार पर बच्चों को सीधा जो है पढ़ाया जाता है कि इसका हल निकालो। तो इसी को बोलते हैं हम लोग निगमन विधि। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना, मान लीजिए आपका क्षेत्रमिति में ही मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करता है बच्चे को सीधा आयत का क्षेत्रफल दी जाती है सूत्र, और उसी सूत्र के माध्यम से उसको बता दी जाती है कि लंबा इतना है, चौड़ा इतना है, इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका परिमाप निकालिए। तो यही है निगमन विधि। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। यह बच्चों के लिए अत्यंत सरल विधि है। सरल तो होगा ही कि उसके ऑलरेडी उसके पास क्या है, फॉर्मूला है। शिक्षक कक्षा में गणित के प्रश्नों को हल करने से पहले ही उनसे संबंधित सूत्र, नियम और परिभाषा सब कुछ बता देते हैं और उसके आधार पर प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों को नियम, सूत्र आदि याद करना पड़ता है। इसमें अज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं, यानी बच्चों के सामने एक फॉर्मूला दी जाती है तो अज्ञात है कि फॉर्मूला के माध्यम से निकलेगा या नहीं, जब निकल जाता है आंसर तो ज्ञात हुआ, यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर। यानी आगमन में क्या था, ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी उदाहरण देकर फिर नियम बनाओ। तो और इसमें क्या है कि नियम बनाकर आपको इसमें क्या होता है, सूत्र के माध्यम से आपको हल निकाला जाता है। और यह सामान्य से विशिष्ट की ओर और सूक्ष्म से स्थिर की ओर चलते हैं। ठीक है, तो इसी का आप लोग को विपरीत शब्द अगर पूछ लेगा ना, इसका अंतर अगर पूछ लेगा तो अंतर को दोनों में बस इसी यही सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है, उसको अंतर कर देना है। यह आगमन विधि से ठीक विपरीत विधि है। अब निगमन विधि के कुछ गुण हैं और कुछ दोष भी है। गुण क्या क्या है, यह विधि प्रत्येक विषय को पढ़ने के लिए उपयुक्त है। सही बात। निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता है, ये भी सही बात। इस विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। ठीक, इस विधि के प्रयोग से समय तथा शक्ति दोनों की बचत होती है। निगमन विधि में शिक्षक बने बनाए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। इस विधि में शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है। निगमन विधि के कुछ दोष भी है। इससे शिक्षा एवं छात्रों के बीच दूरी बढ़ती है। इस विधि में सहायक सामग्री का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्ट उसको सूत्र बता दी जाती है तो वो अपने आप निकाल लेगा, तो इसमें किसी तरह का सहायक सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विधि गणित प्रारंभ करने वाले छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो लोग शुरुआती में गणित को नहीं जानता है, गणित में उतना ज़्यादा वो एक्टिव नहीं है, उतना ज़्यादा प्रतिभाशाली नहीं है, तो ऐसे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। यह एक प्रकार की अमनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन आगमन क्या है, मनोवैज्ञानिक माना गया है। इस विधि में छात्रों को याद रखने की आदत पड़ सकती है। इस विधि में बिना उदाहरण के सूत्र समझने में कठिनाई और सूत्र भूलने से परिणाम तक पहुंचने में कठिनाई होती है। तो यही सब इसका गुण दोष और इसका डिटेल्स एक्सप्लेन। अब क्वेश्चन अगर आ जाती है आगमन विधि और निगमन विधि में अंतर, तो आपको करना क्या है, ये आपको हम फिर भी स्क्रीनशॉट दे रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और इसी स्क्रीनशॉट को अभी आप लोग नोट कीजिए कॉपी में और इसको तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, एक क्लास खत्म होने के बाद। और रिक्वेस्ट रहेगा इस क्लास को खत्म होने के बाद भी एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो आपको कल की तैयारी आसान हो जाएगी। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे लास्ट में। तो और हाँ, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा आप लोगों से, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। और यही बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है, ताकि आप लोगों के लिए जितना मेहनत और आप लोग करते हैं, आने वाले दिन में और भी बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे और आप लोग हमसे भी जुड़े रहेंगे। तो हमें फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीचे वाला भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया यहाँ तक आप लोग का स्क्रीनशॉट लिया हुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि यानी ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता, ह्यूरिस्टिक विधि का दूसरा नाम क्या है, अगर पूछ ले खोज विधि को लिखे या पूछ ले अन्वेषण विधि क्या है, तो ह्यूरिस्टिक का ही दूसरा नाम है खोज विधि और उसी का और एक नाम है अन्वेषण विधि। तो अन्वेषण, खोज, ह्यूरिस्टिक तीनों एक ही है, याद रखिएगा। ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है, प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि का आधार हर्बर्ट स्पेंसर के इस कथन पर रखा कि बालकों को जितना कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक संभव हो खोजने को प्रोत्साहित किया जाए। यानी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार क्या था कि बच्चों को कम से कम बताया जाए और उनको खोज विधि मतलब खोजने के माध्यम से उसको ज़्यादा सिखाया जाए। तो इसी विधि के आधार पर जो है ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि का ये प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड का ये जो है आर्मस्ट्रॉन्ग का सिद्धांत है। यह विधि विज्ञान शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पे विज्ञान यूज किया गया है, यहाँ पे आपको गणित और विज्ञान दोनों का यूज कीजिएगा। ठीक है, यह विधि गणित और विज्ञान दोनों शिक्षण के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
अंग्रेजी के शब्द ह्यूरिस्टिक की उत्पत्ति हुई है ग्रीक शब्द से। और कौन सा ग्रीक शब्द? तो ह्यूरिस्को से हुई है। ह्यूरिस्को का मतलब है मैं खोजता हूँ, और इसीलिए इस विधि को खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि और खोज विधि भी कहते हैं। इस विधि में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तथा लर्निंग बाय डूइंग, यानी जितना अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सीखेंगे, और लर्निंग बाय डूइंग यानी आपको करके सीखने पर जोर देती है। तो देखिए पहली बात, जहाँ तक मैंने तैयारी कराया है, सबसे पहले जब से आप लोगों को एग्जाम से लगभग हम एक महीना पहले से तैयारी आप लोगों को स्टार्ट कर दी है, और उससे पहले 2-3-4 महीने पहले से हम नोट देते आ रहे हैं। तो आप लोग को एक चीज़ बार बार बता रहे हैं तैयारी करने का। देखिए 2 साल का कोर्स है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में 3 से 4 पेज आपको पैडागोजी लिखना होता है, स्पेशली फाउंडेशन 1, 2, 3, 4 में, और जितने बाकी पेपर है उसमें 1-2 क्वेश्चन जो भी पैडागोजी आता है उसमें। तो लिखने का आप लोग का बार बार हम प्रैक्टिस करवाने बोले कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो इसी तरह से ये विधि भी है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करने से परफेक्ट बन सकते हैं। तो इस तरह के 2 प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह विधि निर्माणात्मक है, सूचनात्मक नहीं। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है बालकों में खोज की प्रवृत्ति को जागृत करना, यानी इससे बालक क्या होगा? खोज की प्रवृत्ति, खोज की आदत बनेगा। बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाती है कि वे स्वयं अन्वेषण के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस विधि में बालक पर ज्ञान भार के रूप में लादा नहीं जाता, उन्हें स्वयं सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। आर्मस्ट्रॉन्ग का विश्वास था कि यदि छात्रों को स्वयं सत्य की खोज के लिए प्रेरित किया जाए तो इसमें विशेष आनंद का अनुभव करता है। अब ह्यूरिस्टिक विधि की कुछ परिभाषाएं भी है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही परिभाषा आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, एक ही दिया हुआ है। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने ही स्वयं इस विधि की परिभाषा दी है, यानी कोई और नहीं, बहुत आसान है, याद रहेगा। ह्यूरिस्टिक विधि का रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर हेनरी एडवर्ड, ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका कहना है अन्वेषण या खोज विधि वह विधि है जिसमें हम छात्रों को अन्वेषक या खोजकर्ता की स्थिति में रखते हैं या खोजकर्ता बना देते हैं। अब ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य क्या पूछे, आपको अगर पूछे तो ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य यहाँ पे 5 है। इस 5 पॉइंट को आपको याद करना है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ये पूछ ले कि ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्यों को लिखे, तो जैसे जैसे आपको पहले बता दिया मीनिंग वगैरह उसका परिभाषा, वो तो लिखना ही है, ठीक है। उसके बाद आपको ह्यूरिस्टिक विधि के जो ये 5 उद्देश्य है, इसको लिखने के साथ इसी 5 को आपको एक्सप्लेन करना है। इस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। तो ह्यूरिस्टिक विधि के उद्देश्य: छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का विकास, छात्रों को अन्वेषण तथा अनुसंधानकर्ता के रूप में पहचानना, छात्रों को स्वयं ज्ञान, सत्य तथा खोज करने के लिए उपयुक्त वातावरण में मौका प्रदान करना, छात्रों में जिज्ञासा, वस्तुनिष्ठता, साहस, धैर्य बनाए रखना, छात्रों में तर्क और अनुभव पर आधारित निष्कर्ष हेतु निर्माण करना। अब इसके गुण और दोष देख लेते हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के गुण: यह विधि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण का विकास भी करते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास करना, शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं में समन्वय, अनुसंधान की प्रवृत्ति का विकास करना, आत्मनिर्भरता का विकास करना। इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है, अतः क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू होता है। यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं कम समय लेने वाली होती है। इस विधि में छात्रों की रुचि तथा कार्य करने की इच्छा अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक होती है। इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों को विषय का वास्तविक ज्ञान होता है, समस्या का चयन एवं उसका हल भी आसानी से किया जा सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि के दोष: यह विधि छोटे छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। यह विधि सामान्य बुद्धि के छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। समूह शिक्षण हेतु यह विधि अनुपयुक्त है। पाठ्यक्रम के सभी विषयों का शिक्षण इस विधि से संभव नहीं है, यानी असंभव है। इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस विधि में समय एवं शक्ति का दुरुपयोग होता है। यह धीमी और लंबी प्रक्रिया है। इस विधि बहुत सारा देखिए दोष है यहाँ पे। इस विधि हेतु विशेष पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है। इस विधि द्वारा गलत निष्कर्ष निकालने की संभावना रहती है। इससे अध्यापक का उत्तरदायित्व अधिक हो जाता है और इसके लिए योग्य और सुप्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो ये रहा। और 2 आप लोगों के लिए सामने विधि है, वो है समस्या समाधान विधि, और उसके बाद आप लोगों को क्लास देने, उसके बाद लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे कल के लिए। खेल विधि, यहाँ तक आपको 2 टॉपिक्स और करके जाना है। समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड।
समस्या समाधान विधि विद्यार्थी की मानसिक क्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस विधि में समस्या का चयन करके विद्यार्थी स्वयं के विचारों एवं तर्क शक्ति के आधार पर मानसिक रूप से समस्या का हल ढूंढकर नवीन ज्ञान प्राप्त करता है। इस विधि में बालक का विद्यालय के पाठ्यक्रम इस प्रकार संगठित किया जाता है कि बालकों के सामने एक वास्तविक समस्या उत्पन्न हो सके। गणित के शिक्षण में कुछ ऐसी इकाइयाँ बनाई जा सकती है जो बच्चों के सामने समस्या के रूप में प्रस्तुत की जाए। समस्या कठिन और आसान, छोटी और बड़ी विभिन्न प्रकार की हो सकती है। तो नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी बच्चों के सामने कुछ समस्या रखी जाती है और उस समस्या का समाधान करने दी जाती है। इस तरह की विधि का नाम ही है समस्या शिक्षण विधि, जो शिक्षण क्षेत्र में कार्य होते हैं। इसका दो डेफिनेशन है समस्या समाधान विधि की परिभाषा। एक है वुडवर्थ के अनुसार, दूसरा है गेट्स और आदर्श के अनुसार। वुडवर्थ का कहना है समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान हो तो समस्या आती है नहीं। गेट्स तथा आदर्श के अनुसार समस्या समाधान विधि शिक्षण का एक रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज की जाती है। समस्या समाधान विधि के चरण यानी सोपान। तो जैसे कि आप लोग अभी बताए कि बालकों के सामने एक समस्या रखी जाती है और उसका समाधान निकालने के लिए दी जाती है। तो इसमें होता क्या क्या है, इसमें चरण क्या क्या, स्टेप क्या क्या है। तो इसमें टोटल 6 चरण होते हैं। जैसे पहले समस्या को महसूस करना, यानी बच्चों को जो समस्या दी जाती है तो सबसे उसको महसूस कराना होता है कि समस्या है क्या। फिर उस समस्या को जो है परिभाषा करना, यानी उसको एक्सप्लेन करना, और फिर उस समस्या को एक्सप्लेन करने के बाद, समझाने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, और फिर विश्लेषण करने के बाद उपयुक्त आंकड़ा इकट्ठा की जाती है और फिर उसका संकलन की जाती है। और इन सारे 4 स्टेप के बाद 5वां जो स्टेप है कि परिकल्पनाओं का निर्माण और परीक्षण की जाती है, और लास्ट में निष्कर्ष निकाला जाता है। यही है समस्या समाधान विधि के चरण और सोपान। इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब समस्या समाधान विधि के गुण और दोष को देख लेते हैं। तो सबसे पहले समस्या समाधान विधि के क्या क्या गुण हैं। पॉइंट नंबर 1, यह विधि विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए तैयार करती है। इस तरह गणित समस्या का निवारण जीवन में आने वाली समस्याओं को समझने और निवारण करने में सहायक होता है। इस विधि से विद्यार्थियों में चिंतन, तर्क एवं कल्पना की प्रेरणा मिलती है। यह विधि विद्यार्थियों में स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता और पहल करने की आदतों का विकास करती है। यह विधि विद्यार्थियों को बौद्धिक जिज्ञासा के लिए प्रेरित करती है एवं अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। यह स्व अध्ययन आदत का विकास करने में भी सहायक है। 6, यह विधि करके सीखने पर आधारित होती है, इसीलिए अधिगम प्रभावशाली रहता है। शिक्षक विद्यार्थी मिलकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या को दूर कर सही हल प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन देते हैं। इस विधि से धैर्य, सहयोग, आत्मविश्वास आदि जैसे गुणों का विकास होता है। अब समस्या समाधान विधि के दोष भी देख लेते हैं। यह विधि इस विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है। यह बोध प्रश्न समस्या समाधान विधि के सोपान, ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, पॉइंटर में यहाँ तक याद करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इस विधि में शिक्षण धीमी गति से चलता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। दूसरा, यह विधि गणित के सभी शीर्षकों के लिए उपयुक्त नहीं है। तीसरा, कम उम्र के विद्यार्थियों या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों में परिपक्वता यानी मैच्योरिटी ना होने के कारण यह विधि अधिक उपयोगी और प्रभावी नहीं है। एक प्रशिक्षित शिक्षक ही इस विधि को प्रभावशाली रूप से उपयोग कर सकता है। औसत शिक्षक इस विधि का उपयोग करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इस विधि की आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु का संगठन एक कठिन कार्य है। इस विधि की उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं।
ये। और लास्ट आप लोगों को विधि बताए जो कि 5 विधि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा संश्लेषण और विश्लेषण विधि भी है, लेकिन उतना इस मैथमेटिक्स पेपर में अभी तक देखने को नहीं मिला है, इसलिए उसका जो है एक PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो संश्लेषण और विश्लेषण विधि का कंप्लीट आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और दूसरी बात, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग हमें मैसेज कर दीजिएगा तो आपको फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको भी मिल जाएगा। तो खेल विधि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्ले मेथड जिसका नाम है, खेल विधि के जन्मदाता है प्रख्यात शिक्षा शास्त्री हेनरी कोल्डवेल कुक। हेनरी कोल्डवेल कुक के अनुसार खेल बालक की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। यानी खेल क्या है, बच्चा जैसे ही जन्म होता है, जन्म के बाद जैसे जैसे उसका विकास होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखने को कॉमन मिलती है, वो खेल। और लगभग एक खेल कब तक, कम से कम किशोर अवस्था के खत्म होने तक सबसे वो जो है चलता रहता है। बालक का जितना मन खेल में लगता है शायद ही किसी और कार्य में लगता होगा। विभिन्न विषयों के शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग सरलतापूर्वक किया जा सकता है। यानी कोई भी शिक्षण विधि हो, सबसे इंपॉर्टेंट है खेल विधि, क्योंकि इसमें इस विधि का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। खेल खेल में जो बात बालक सीख जाते हैं वह कभी भूला नहीं जाता। खेलों द्वारा ही बालकों को आत्म प्रदर्शन का अवसर मिलता है। खेल द्वारा बालक क्रियाशील होते हैं और उसको आत्म अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। खेल के माध्यम से बालक में सामाजिकता, सामूहिकता और अनुशासन की भावना का विकास होता है। खेल विधि की परिभाषा, कुछ परिभाषा आप लोगों को देना है, जैसे मॉन्टेसरी का कहना है खेल प्रकृति का शिक्षा देने का साधन है और बालक की शिक्षा उसकी प्रकृति के अनुसार होनी चाहिए। खेल विधि की आवश्यकता क्यों है, तो विषय वस्तु को सीखने की स्वतंत्रता, रचनात्मक और मानसिक क्षमताओं का विकास, स्वतंत्रता का वातावरण स्थापित, बालकों में अनुशासनता का निर्माण, उत्तरदायित्व की भावना का निर्माण, बालकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण, बालकों में विचार और व्यवहार में समन्वय का निर्माण, बालकों में मानसिक एवं शारीरिक रूप से क्रियाशीलता का निर्माण। और इसके बाद खेल विधि के गुण और दोष। जिसको भी साइंस और सोशल साइंस का कंप्लीट नोट चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है 9110911552, आप लोगों को 2021-23 सेशन के लिए काफ़ी है, वो नोट्स आपको जो दिया जाएगा, ठीक है। और अभी कम समय में है तो कम समय में इंपॉर्टेंट आप लोगों को कंटेंट भी दी जाएगी, और जो ग्रुप बी से आते हैं, और ग्रुप ए का पैडागोजी भी मिल जाएगा, और साथ ही आपको क्लास भी दी जाएगी पैडागोजी का। बालकों को खेल विधि से शिक्षा देने के प्रमुख लाभ या गुण इस प्रकार हैं। यह विधि बालकों को क्रियाशील बनाती है। यह विधि बालकों को सहयोग का पाठ पढ़ाती है। यह विधि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास करती है। इस विधि से शिक्षण करने में बालक सामाजिक संबंध बनाने में समर्थ होते हैं। यह विधि बालकों का शारीरिक और मानसिक विकास करती है। यह विधि बालकों में सामाजिक सामंजस्य स्थापित करती है। यह विधि बालकों को स्वतंत्र वातावरण में रखकर स्व अनुशासन सिखाती है। यह विधि बालकों को अपने विचारों को कार्य रूप में परिणति करने का अवसर प्रदान करती है। और इस विधि के कुछ दोष भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है। खेल विधि के दोष। इस विधि से उच्च कक्षा के बालक लाभान्वित नहीं हो सकते। जब बालक किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो उनकी रुचि जो है खेल में थोड़ा कम हो जाती है, यानी बाल्य अवस्था में ही सबसे ज़्यादा इसका काम आता है। इस विधि से दी जाने वाली शिक्षा बहुत महंगी होती है, इसी कारण जन साधारण इससे लाभ नहीं उठा पाते हैं। सभी विद्यालय इस विधि से शिक्षा का प्रबंध नहीं कर सकते। इस विधि से शिक्षा देने में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी पड़ सकती है। इस विधि से जो शिक्षक का शिक्षण कार्य करते हैं उनको विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो ये रहा कंप्लीट क्लास मैथमेटिक्स पेपर का, और मुझे उम्मीद है इनका अगर आप पूरा क्लास देख लिए तो आपका तैयारी हो गया। बाकी ये सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी जो 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, आपका मैक्सिमम 2 ही मान के चलते हैं, 2 क्वेश्चन के लिए कंप्लीट क्लास। 3 क्वेश्चन आपको इसके लिए जो है आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या कैसे तैयारी करना है, ठीक है। बहुत सारा मेथड है तो आपको उतना सारा मेथड हम, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो था आप लोग को देखिए, एक आता है पाठ योजना, तो इसका आप लोगों के लिए लेसन प्लान का PDF ऑलरेडी दे दिया गया है। अगर नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको लेसन प्लान का PDF मिल जाएगा। फॉर्मेट आपको के आधार पर जो है ये आपको बनाना होता है पाठ योजना। तो लेसन प्लान आपको जो है बनाना होता है, आ सकता है, अगर आए तो ही बनाना है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चौथा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, सेक्शन B से मैथमेटिक्स का
से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि आपको लगभग 1 साल से 3 साल 3 महीने से 1 महीना पहले से ही 10 दिन पहले से ही बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर 5-6 ईयर का जितना क्वेश्चन है सॉल्व अगर आप कर लेते हैं तो वही सब क्वेश्चन रिपीट होने को देखने को मिलता है। तो आप लोगों को प्रीवियस सेक्शन बी में मैथ्स का 3 या 4 सवाल बनाने के लिए आएगा। इसके लिए आप प्रीवियस 5 ईयर्स का तैयारी करना है और यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और कमेंट कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसको साइंस और सोशल साइंस का नोट चाहिए आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।